तो बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के विवादित बयान पर तनाव बढ़ता जा रहा है। देर रात हैदराबाद में शालीबंद के पुराने शहर में राजा सिंह के खिलाफ लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने नारों के साथ आगजनी की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो 20 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। टी राजा सिंह के बयान के बाद लगातार हैदराबाद में माहौल बिगड़ता हुआ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर माहौल बिगड़ा। देर रात वहां पर आगजनी की गई। देखिए, लाठीचार्ज पुलिस को वहां पर करना पड़ा मौके को संभालने के लिए। हालांकि जगह जगह प्रदर्शन वहां पर हैदराबाद में किए जा रहे हैं टी राजा सिंह के खिलाफ। 20 से ज्यादा लोग हालांकि इस पूरे मामले में हिरासत में लिए गए हैं। खबर है कि ताइवान को लेकर बढ़ रहा लगातार तनाव, ऑस्ट्रेलिया की टेंशन यहां पर बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टेंशन की एक नहीं बल्कि कई वजह है। दावा यह है कि अगर दक्षिणी चीन सागर में तनाव बढ़ा तो ऑस्ट्रेलिया का हाल भी यूरोप वाला होगा। यानी जैसे यूरोप तेल से लेकर गैस तक के संकट से जूझ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की हालत भी वैसी ही होगी। जैसे यूरोप में खाने से लेकर कपड़ों तक हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी उसी तरह महंगाई आग लगा सकती है। जैसे यूरोप के आसपास समुद्री रास्ते बंद होने की वजह से उद्योग धंधे ठप पड़ गए, कुछ ऐसा ही हाल ऑस्ट्रेलिया का भी हो सकता है। जैसे यूरोप में तेल और गैस की किल्लत ने बड़ी बड़ी ताकतों को घुटने पर ला दिया, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया को भी संकट का ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। इसलिए जैसे जैसे दक्षिणी चीन सागर में टेंशन बढ़ रही है, ताइवान और अमेरिका से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी हैं। दक्षिणी चीन सागर में जैसे जैसे जंगी जहाजों का बेड़ा बढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया पर बहुत बड़े संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया अपने संकट का किसी से जिक्र तक नहीं कर सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी चीन सागर में बनाए गए उसी क्वाड का हिस्सा है जिसका मकसद ही चीन से मुकाबला है। और चीन से मुकाबले की ही सबसे बड़ी कीमत अब ऑस्ट्रेलिया को चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तेल के लिए भारत से भी ज्यादा इंपोर्ट पर निर्भर है। वहां तो करीब 90% तेल इंपोर्ट किया जाता है। और इंपोर्ट करने के लिए जो समुद्र का रूट है, उस पर चीन का कंट्रोल हो सकता है। हालांकि ये खेल भी उतना सीधा नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास जो ज्यादातर तेल पहुंचता है वो उसके पड़ोसियों से ही पहुंचता है। वो समुद्र का एक ऐसा हिस्सा है जहां चीन की पकड़ अभी ज्यादा मजबूत नहीं, लेकिन असली कहानी ये है कि उसके पड़ोसियों तक माल जहां से आता है उसे चीन कंट्रोल कर सकता है। दक्षिण चीन सागर में जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है और अगर जंग शुरू हो गई तो कारोबार ठप पड़ना तय है। जहां जंग चल रही होगी वहां तो क्या, वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भी जहाजों का चलना बंद हो सकता है। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया के वो पड़ोसी जो उसकी तेल जैसी अहम जरूरतों को पूरा करते हैं, उनकी हैसियत इतनी बड़ी नहीं कि वो चीन से पंगा ले सकें। मतलब ये कि जंग अगर हो गई तो चीन से टकराने की कीमत ऑस्ट्रेलिया को ही भुगतनी पड़ेगी। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर कच्चे तेल का रिफाइनिंग का काम सिर्फ 2 ही जगहों पर होता है, और वो दोनों ही समुद्र के किनारे हैं। परेशानी यह है कि यहाँ तक जिन पड़ोसी देशों के जरिए कच्चा तेल पहुंचता है, वो भी खुद कच्चे तेल का भंडार नहीं रखते। मसलन दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जापान, ताइवान, ये सभी समुद्र में टापू जैसे देश हैं जो दुनिया की बड़ी ताकतों से कच्चा तेल लेकर उसे ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करते हैं। 27% तेल ऑस्ट्रेलिया तक दक्षिण कोरिया से पहुंचता है, 20% सिंगापुर से आता है, 15% आता है जापान से और 9% ताइवान से। अगर चीन ने इन सारे देशों तक पहुंचने से समुद्र तट के रूट ठप करने की ठान ली तो उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसे सिर्फ दक्षिणी चीन सागर में पहले से मौजूद अपनी नौसेना को हाइपर एक्टिव मोड में डालना पड़ेगा। दक्षिण चीन सागर में एक बड़े हिस्से में चीन की नौसेना की मौजूदगी बड़े पैमाने पर है। ऊपर से वहां चीन की वायुसेना भी अपनी ताकत तेजी से बढ़ा रही है। मतलब ये कि अगर दक्षिण चीन सागर में जंग छिड़ गई तो ऑस्ट्रेलिया की हालत बिल्कुल यूरोप जैसी यहां पर हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। आयुष्मान भारत योजना का नाम अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री योजना कर दिया गया। कुछ राज्यों ने पहले इसके नाम पर आपत्ति जताई थी, जिसे देखते हुए ये बदलाव किया गया। अभी इस योजना के तहत बनने वाले कार्ड पर केंद्र के अलावा राज्यों का लोगो भी लगेगा। हालांकि दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा अब तक इसमें शामिल नहीं है। इस योजना में ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया गया। इसके तहत अब उन्हें भी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। बवाल मच गया कि आसपास के लोग भी खौफ में आ गए। हालांकि कोचिंग सेंटर के बाहर मारपीट की जानकारी मिलने पर पुलिस को देखते ही मारपीट करने वाले सभी लड़ाके वहां से फरार हो गए। उन्होंने तलाश ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ कर रहे हैं, जिम्मे भी बाकी जांच पड़ताल कर रहे हैं।
दिन दहाड़े हुई मारपीट से जहां लोग दहशत में आ गए, वहीं पुलिस ने भी आरोपी लड़कों की तलाश तेज कर दी। हालांकि दोनों गुटों के बीच किस बात को लेकर मारपीट हुई, इस बात का पता नहीं चल सका। और सिर्फ फाइटर जेट और युद्धपोत ही नहीं, खबर यह भी है कि ताइवान के पास एक और ऐसा खतरनाक हथियार है जो जंग छिड़ने पर चीन को बेबस कर सकता है। और उसका ये घातक हथियार है बंकरों का एक ऐसा मायाजाल जो ताइवान ने चप्पे चप्पे पर फैला रखा है। और कहा जाता है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो उसके बंकरों के चक्रव्यूह में ऐसे उलझ जाएगा जैसे जाल में फंसी मछली। दावा किया जाता है कि ताइवान ने अपनी सुरक्षा के लिए जमीन के नीचे बंकरों का ऐसा मकड़ जाल बना दिया जिससे पार पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। उसने पहाड़ों से लेकर शहर तक बंकरों की ऐसी किलेबंदी की है जिसे तोड़ पाना चीन के लिए भी मुसीबत बन जाएगा। ऐसे ही बंकरों का जाल ताइवान ने पूर्वी चीन सागर के किनारे बसे हुआलियन शहर की पहाड़ियों में बिछा रखा है। यहाँ पर वो पूरी तरह से हैंगर्स तैनात किए गए हैं, तैयारी की गई है, बंकर्स बनाए गए हैं इन पहाड़ियों को काट काट के, जहाँ बेस तैयार किया गया। कहा जाता है कि उसने इन पहाड़ियों के नीचे अपनी सेना के लिए एक अलग शहर ही बसा दिया। और वहां बनाए गए बंकरों में ताइवान बेहद घातक लड़ाकू विमानों को रखता है और साथ ही उन विमानों में लगाई जाने वाली मिसाइल और दूसरे खतरनाक हथियार भी इन्हीं पहाड़ियों के नीचे बनाए गए बंकरों में रखे जाते हैं। लेकिन इन पहाड़ियों को देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इनके नीचे ताइवान की ऐसी ताकत छिपी है जो चीन को उसी की भाषा में जवाब दे सकती है। दावा किया गया कि ताइवान ने इस जगह पर 200 F-16 लड़ाकू विमान रखे हैं, जिसे एशिया में F-16 फाइटर जेट का सबसे बड़ा बेस बताया जाता है। और ये आधुनिक लड़ाकू विमान पलक झपकते ही वहां बने एयरबेस से उड़ान भरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस बात की खबर मिलते ही कि चीन का कोई फाइटर जेट ताइवान की एयर स्पेस में दाखिल हुआ है, ये विमान उसे खदेड़ने के लिए आसमान में गरजने लगते हैं। फाइटर जेट तो इस वक्त आपको बताएगा कि ताइवान की तैयारियां कितनी जबरदस्त है और इसी तरह के कई विमान लगातार जा रहे हैं। ताइवान के हुआलियन शहर की पहाड़ियों के नीचे आधुनिक कमांड सेंटर भी बना रखा है, जहां से वो चीन की हर हरकत पर नजर रखता है। दावा तो यह भी किया जाता है कि ताइवान के पास F-16 विमानों की अगली पीढ़ी के फाइटर प्लेन की भी बड़ी संख्या मौजूद है, जिन्हें F-16V यानी F-16 वाइपर के नाम से जाना जाता है। F-16V दुनिया के बेहद आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक है। साथ ही इसमें तैनात मिसाइलें इसे एक बेहद खूंखार विमान बना देती हैं। इसमें बेहद घातक बम, हवा से जमीन पर और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को लगाया जा सकता है। यही नहीं, इस विमान में ऐसे रडार लगे होते हैं जो एक साथ कई टारगेट को पकड़ सकते हैं। बड़ी संख्या में अमेरिका से लिए गए हथियार और साथ ही साथ बॉम्बर, इसके अलावा मिसाइल्स को लेकर कहा जा रहा है कि ये एयरबेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे तो दुनिया के 25 देशों की सेनाओं के पास F-16 लड़ाकू विमान है, लेकिन वाइपर इसका सबसे एडवांस वर्जन है। और ताइवान ने अमेरिका से कुल 66 F-16V फाइटर जेट खरीदे हैं, जिसने ताइवान की सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन चीन को सबक सिखाने के लिए ताइवान की तैयारी सिर्फ हुआलियन शहर की पहाड़ियों तक ही सीमित नहीं, बल्कि उसने राजधानी ताइपे में भी ऐसी तैयारी कर रखी है कि ड्रैगन के होश फाख्ता हो जाएं। और कहा जाता है कि ताइवान ने ताइपे की जगमगाती सड़कों के नीचे भी सुरंगों का एक जाल बिछा रखा है। दावा किया गया कि शहर के नीचे बने सैकड़ों बंकर में जंग के दौरान लोगों को लंबे वक्त तक पूरी हिफाजत से रखा जा सकता है। यही नहीं, ताइवान की राजधानी की जमीन के नीचे सरकार और सेना के कामकाज के लिए भी कई कमांड सेंटर बनाए गए हैं, ताकि हमला होने के हालात में दुश्मन से निपटने की रणनीति बनाने में किसी तरह की कोई बाधा न आए। इस बीच ताइवान को लगातार धमका रहे चीन ने अब अपने एक और ताकतवर हथियार को मैदान और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस लगातार हमले तेज कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के दनीप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में रेलवे स्टेशन को निशाना बनाकर मिसाइल से हमला किया। इस हमले में 22 लोगों की मौत की खबर है। इतना ही नहीं, 50 लोग घायल बताया जा रहा है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस हमले के बारे में जानकारी दी। कि YU-20 ने ताइवान स्ट्रेट के ऊपर उड़ रहे J-16 फाइटर जेट में बड़ी ही आसानी से ईंधन भर दिया। और चीन का J-16 लड़ाकू विमान उसी ताइवान स्ट्रेट के ऊपर उड़ान भर रहा था, जहां से ताइवान को डराने के लिए चीन ने कई बार मिलिट्री ड्रिल की। क्योंकि ताइवान और अमेरिका की नजदीकी ने ड्रैगन को भड़का दिया था। इसके बाद कई दिनों तक चीन ताइवान को घेर कर मिसाइलें बरसाता रहा। उसके जंगी जहाज ताइवान के करीब जाकर अपनी ताकत का नमूना दिखाते रहे। यही नहीं, चीन के लड़ाकू विमानों ने भी कई बार ताइवान की एयर स्पेस में दखल दी थी।
हालांकि वहां की गई मिलिट्री ड्रिल में कभी भी चीन ने ताइवान को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन उसका मकसद यही था कि ताइवान डर जाए और अमेरिका से दूरी बना ले, मगर ऐसा हुआ नहीं। ताइवान ने भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी। और माना जा रहा है कि चीन ताइवान के इसी तेवर को देखते हुए पहली बार अपने ऐसे प्लेन को सामने ले आया जो घंटों तक उड़ान भरकर दूसरे विमानों में ईंधन भर सकता है। जिसके बाद चीन ने दावा किया कि नई जनरेशन का ये टैंकर एयरक्राफ्ट उसकी वायुसेना की ताकत को और बढ़ा देगा। हालांकि चीन अपने YU-20 विमान को पहली बार आधिकारिक रूप से दुनिया के सामने लाया, लेकिन इससे पहले भी वो इसका इस्तेमाल एक ऑपरेशन में कर चुका है। खबर के मुताबिक 28 नवंबर 2021 को चीन के कई विमान, जिनमें YU-20 टैंकर एयरक्राफ्ट भी शामिल था, ताइवान की समुद्री सीमा में घुस गए थे। कहा जाता है कि वो पहला मौका था जब YU-20 टैंकर एयरक्राफ्ट को ताइवान के नजदीक देखा गया था। यही नहीं, दावा तो ये भी किया जाता है कि उस वक्त YU-20 ने 2 J-16 लड़ाकू विमानों में ईंधन भी भरा था। बताया जाता है कि चीन के पास ईंधन भरने वाले 24 H-6U विमान पहले से हैं, लेकिन वो ना तो लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं और ना ही उनमें ज्यादा ईंधन ले जाने की क्षमता है। यही वजह है कि चीन YU-20 को तुरुप का इक्का करार दे रहा है। उधर अमेरिका और चीन के बीच एक बड़ी जंग को अब तय माना जा रहा है और इसकी वजह अकेला ताइवान नहीं बल्कि तेजी से बदल रही दुनिया में ताकत के समीकरण हैं। ऐसे समीकरण जिनमें अमेरिका को वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, जिसके लिए उसे चीन के साथ भिड़ना ही पड़ेगा। अमेरिका के कई पत्रकारों और सामरिक मामलों के जानकारों की राय लेकर ये दावा एक रिपोर्ट में किया गया। दावा ये है कि तेजी से समुद्र में बढ़ रहा चीन का दबदबा दुनिया के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करने वाला है। अमेरिका से तो चीन पहले ही सीधा पंगा लेने से नहीं झिझक रहा, अब खतरा अमेरिका के दोस्तों पर भी है। चीन के पूर्व में दक्षिण कोरिया और जापान जैसे ऐसे कई देश हैं जो अमेरिका के बड़े सहयोगी हैं। अमेरिका के इन दोस्तों को भी अगर ऐसा लगने लगा अमेरिका उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा तो खतरा बहुत बड़ा होगा। अमेरिका के लिए ताकत के सारे समीकरण बदल जाएंगे। सुपर पावर होने का अमेरिका का भ्रम पूरी तरह टूट जाएगा। अमेरिका का दुनिया की महाशक्ति का तमगा भी खतरे में पड़ जाएगा, खासतौर पर तब जब यूक्रेन की जंग के कारण अमेरिका की साख को बहुत बड़ा धक्का लगा था। ऐसे में अमेरिका को अपना वजूद बचाने के लिए चीन के साथ जंग लड़ना बेहद जरूरी हो सकता है और ऊपर से ताइवान पर भड़का विवाद चीन के लिए भी सीधी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी की यात्रा चीन को सीधी ललकार है। चीन की लाख चेतावनी के बावजूद नैन्सी पेलोसी की यात्रा भी हुई, वो भी ऐसे वक्त में जब चीन पर ताइवान की वन चाइना वाली पॉलिसी कमजोर होने लगी हो। पिछले कुछ सालों में ताइवान में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है। चीन की नीतियों और विस्तारवाद वाली सोच के खिलाफ ताइवान के लोगों की आवाज बुलंद होने लगी। चीन पिछले 15 सालों से लगातार कभी कानूनों में बदलाव करके तो कभी अहम जगहों पर अपनी लोगों की तैनाती करके ताइवान को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा है, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत होने की बजाय कमजोर होती जा रही है। दावा तो यहाँ तक है कि ताइवान में लोगों पर कानूनी सख्ती का भी अब वहाँ उल्टा असर हो रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब PLA में चल रहे अंदरूनी घमासान की वजह से चीन में खलबली की शुरुआत हो रही हो। मध्य प्रदेश में आसमान से इतना पानी बरसा कि हाहाकार मच गया। राज्य में हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई इलाकों में बाढ़ से मची तबाही थमने का नाम लेती दिखाई नहीं दे रही। वहां पिछले 2 दिनों से 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया, लेकिन कई इलाके अभी भी बुरी तरह से जूझ रहे हैं। इनमें आगर मालवा जिला भी शामिल है, जहां बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं कि सतर्कता बरतने को तैयार नहीं। इसी का नतीजा रहा कि एक ट्रक पलट गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि नदी के ऊपर बने पुल पर जबरदस्त पानी बह रहा है, जिससे रास्ता पार करना खतरनाक भी है। जम्मू कश्मीर में BSF ने सरहद पार से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। सांबा सेक्टर में BSF की फायरिंग में घुसपैठिया घायल हुआ। सुरक्षा बलों ने 8 किलो हेरोइन भी बरामद किया है। BSF की फायरिंग के बाद घुसपैठिया वापस पाकिस्तान भाग गया। तो घायल घुसपैठिया वापस पाकिस्तान भाग गया। हालांकि 8 किलो हेरोइन इस शख्स से बरामद किया गया। सांबा में ड्रग्स बेचने की कोशिश, BSF ने 8 किलो ड्रग्स बरामद किए। तो LOC पर पाकिस्तान की ये बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 8 किलो ये हेरोइन बताई जा रही है, जिसे BSF ने बरामद कर लिया। हालांकि शख्स जो है वो वापस भागकर पाकिस्तान चला गया।
पीएम नरेंद्र मोदी की पंजाब दौरे के वक्त सुरक्षा में चूक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट आदेश सुनाएगा। दरअसल इसी साल जनवरी में पंजाब दौरे पर जब पीएम मोदी गए थे, उस वक्त करीब 20 मिनट तक पीएम मोदी का काफिला रुका रहा। सुरक्षा में चूक मामले में जांच के लिए जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में जांच समिति गठित की गई थी। उधर भारत में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान ने बैट हमले की खतरनाक साजिश रची। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों की घुसपैठ कराने और जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए पाकिस्तान ने एक साथ कई जगहों पर हमले की प्लानिंग की है और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम को सौंपी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों को भारत में घुसाने के लिए बैट बॉर्डर के पास वाले इलाकों में एक साथ हमले की तैयारी में है। खासकर नौशेरा सेक्टर पाकिस्तान के निशाने पर है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में वहाँ 2 बार घुसपैठ की कोशिश हो चुकी है। हालांकि हर बार सेना के जवानों की तरफ से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, लेकिन सीमा पार से लगातार हो रही घुसपैठ की इन कोशिश के बाद सेना अलर्ट पर है, क्योंकि ये बात तो साफ है कि पाकिस्तान भारत में दहशत फैलाने के लिए तैयार बैठा है और वो दहशतगर्दों की मदद से बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में है। सूत्रों का कहना है कि बॉर्डर से लगने वाले इलाकों पर हमले के लिए पाकिस्तान के रावलपिंडी से SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप को खास तौर पर तैयार किया गया है और उस ग्रुप में शामिल आतंकियों को रावलपिंडी के ही मिलिट्री बेस में ट्रेनिंग भी दी गई। दावा किया गया कि ISI ने हमले के लिए जो टीम तैयार की उसमें लश्कर और जैश के आतंकी के अलावा पाकिस्तानी सेना के कमांडो और जवान भी शामिल हैं। ये भी बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में ट्रेनिंग के बाद इस टीम को खैबर पख्तूनवा में स्पेशल ट्रेनिंग भी करवाई गई। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने बैट को जम्मू के अखनूर सेक्टर, राजौरी के सुंदरबनी और नौशेरा के सेक्टर में तैनात किया है और बताया जा रहा है कि बैट जल्द ही इन इलाकों पर हमला बोल सकती है, जिसे लेकर सेना अलर्ट मोड पर है। असल में पाकिस्तान ने बैट यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम को भारत की सीमा में घुसकर 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में हमले के लिए तैयार किया है। जो रात के अंधेरे में चोरी छिपे भारत की सीमा में दाखिल होकर सेना के जवानों पर हमला करती है। सूत्रों का ये भी कहना है कि 250 से ज्यादा आतंकी हिंदुस्तान में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं, जो इस वक्त POK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के बंकरों में छिपे हैं। बताया जा रहा है कि इन दहशतगर्दों के लिए खाने पीने के सामान का इंतजाम भी पाकिस्तान की सेना की तरफ से किया जा रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख बाजवा के बीच जारी विवाद से ध्यान भटकाने के लिए ISI ने भारत को दहलाने की साजिश रची। रविवार को पार्टी अध्यक्ष के चुनाव पर कांग्रेस की बैठक होगी। कांग्रेस कार्य समिति रविवार को होने वाली ऑनलाइन बैठक के दौरान पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगी। विदेश में इलाज करवाने के बावजूद सोनिया गांधी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगी। खबर है कि राहुल गांधी अब भी पार्टी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं। ऐसे में वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने इस पद के लिए दूसरे नाम सुझाने भी शुरू कर दिए। कांग्रेस का सदस्यता अभियान पूरा हो गया। बताया गया कि इस दौरान कुल 6 करोड़ नए सदस्य बनाए गए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस लगातार हमले तेज करते जा रहा है और रूस ने यूक्रेन के दनीप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में रेलवे स्टेशन को निशाना बनाकर मिसाइल से हमला किया। इस हमले में 22 लोगों की मौत की खबर है, हालांकि 50 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस हमले के बारे में जानकारी दी। सीरिया में ईरान और अमेरिका के बीच जंग तेज होती दिख रही है। अमेरिकी फौज के एक हमले में ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों के ठिकाने पर बड़े नुकसान की खबर है। अमेरिकी सेना की तरफ से बताया गया कि हमला खुद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के इशारे पर किया गया था, जिस पर हर पल नजर रखी जा रही थी। अमेरिकी फौज का दावा है कि उन्हें ईरान के समर्थन वाले आतंकियों के ठिकानों की पक्की खबर थी, इसलिए बेहद सटीक हवाई हमले किए गए, जिनमें दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं दिया गया। अभी तक हमलों में हुए नुकसान और हताहत होने वाले लोगों की गिनती से जुड़े कोई आंकड़े तो नहीं, लेकिन अमेरिका ने बड़ा दावा किया। अमेरिका का दावा है कि यह हमला न केवल बड़ा था, बल्कि ईरान के समर्थन वाले आतंकियों की जड़ें हिलाने वाला था। अमेरिका का यह भी दावा है कि यह हमला अमेरिका के जवानों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिकी फौज का यह हमला सीरिया में 15 अगस्त को हुए हमलों का बदला लेने के लिए किया गया। 15 अगस्त को सीरिया में अमेरिकी फौज के ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए गए थे, जिनमें अमेरिकी फौज को बड़ा नुकसान हुआ था। ऊपर से ये हमले पूर्वी सीरिया के एक ऐसे हिस्से में हुए जो रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। सीरिया की पूर्वी सीमा इराक से लगती है, जहां तेल का बहुत बड़ा भंडार माना जाता है।
ऊपर से 15 अगस्त को हुए हमले की वजह से सीरिया में अमेरिका का पूरा मिशन खतरे में पड़ गया था। इसलिए ये तो तय था कि अमेरिका की सेना चुप नहीं बैठेगी, बल्कि जवाबी हमला इतनी जल्दी और इतना जोरदार होगा जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। हालांकि अमेरिका की फौज के हवाई हमलों को भी तनाव का अंत नहीं माना जा रहा, बल्कि ये तो एक भीषण जंग की शुरुआत साबित हो सकती है। ईरान ने अगर इन हमलों का जवाब देने की कोशिश की तो सीरिया में एक और अंतहीन जंग तय है। महाराष्ट्र के कई इलाके बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन इन सब के बीच नासिक के एक इलाके से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां पुल न होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। नासिक के मोराबादी इलाके के लोगों को बारिश के इस मौसम में जब ये नदी उफान पर है, ऐसे में भी नदी पार करके काम पर जाने को मजबूर है। पुल न होने की वजह से लोगों को सालों से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो उनको अपने खेत में जाने के लिए भी दिक्कतें और परेशानियों से जूझना पड़ता है। मोराबादी इलाके के करीब 3 गांव के सैकड़ों लोगों को इस नदी को रोजाना पार करना पड़ता है। स्कूली बच्चों को भी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। टिकटॉक स्टार और बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट के घर वालों ने उनकी मौत की सीबीआई जांच करवाने की मांग उठा दी। 2 दिन पहले यानी 22 अगस्त को गोवा में सोनाली के दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन घर वालों ने उनकी मौत पर सवाल उठा दिया। परिवार का आरोप है कि किसी साजिश के तहत सोनाली फोगाट की हत्या की गई। न्याय हमारे को चाहिए भाई, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और नार्को टेस्ट होना चाहिए। यही नहीं, घर वालों ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। गोवा पुलिस को दी गई शिकायत में परिवार ने सुधीर और उनके दोस्त सुखविंदर पर रेप करने और वीडियो बनाकर सोनाली को ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगाया। और ये भी आरोप है कि सोनाली की मौत के बाद सुधीर सांगवान ने ही उनका लैपटॉप और मोबाइल गायब करवा दिया। साथ ही ये भी कहा गया कि वो हर वक्त सोनाली पर नजर रखता था और पिछले कई महीनों से उनके खाने में कुछ मिलाता आ रहा था। क्योंकि घर वालों का दावा है कि 22 अगस्त को जब उनकी बात सोनाली से हुई थी तो उन्होंने खाने में किसी चीज के मिलाने का जिक्र किया था। बाद में उसी शाम को उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और फिर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इसके बाद ये बात सामने आई कि वो शूटिंग के सिलसिले में गोवा गई थी, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि उन्हें उनके गोवा जाने की जानकारी ही नहीं थी। गोवा का एकदम अचानक कोई कार्यक्रम बना, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यही नहीं, परिवार ने गोवा पुलिस पर जानबूझकर सुधीर सांगवान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही उनका पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स अस्पताल में कराने की मांग भी की। हालांकि खुद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस मामले की हर एंगल से जांच का भरोसा दिया। गोवा पुलिस उसके हरियाणा की जो केस हुई है उसके बारे में सीरियसली देख रहे हैं। डीजीपी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। वहीं गोवा पुलिस ने भी इस मामले में सोनाली फोगाट से जुड़े लोगों के बयान दर्ज करने का भरोसा दिया। ज्ञानव्यापी मामले पर 12 सितंबर को फैसला आएगा। वाराणसी की जिला कोर्ट में ज्ञानव्यापी मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यानी अदालत ये तय करेगी कि ज्ञानव्यापी विवाद में मुकदमा आगे चलेगा या नहीं। ज्ञानव्यापी केस की सुनवाई के दौरान मुस्लिम समुदाय से जुड़े पक्ष ने दावा किया कि ये मस्जिद औरंगजेब की संपत्ति है। हिंदू समुदाय से जुड़े पक्ष ने उम्मीद जताई कि जिला कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा। दृढ़ विश्वास है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। राजस्थान के बारां में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। सामने आए वीडियो में दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया, जिसमें कई मकान और झोपड़ी डूबे दिखाई दिए। वहीं कई घंटों तक हुई जोरदार बारिश की वजह से काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी के किनारे बने शिव मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया, जिसकी वजह से दर्शन करने आए श्रद्धालु वहीं फंस गए। नीचे के गांव बहुत सारे इसमें डूब में आए हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है। बताया गया कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों में पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अभी भी कई गांवों पर खतरा बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के रांची में प्रेम प्रकाश के घर से मिली AK-47 पर पुलिस ने बयान जारी किया है। पुलिस ने बताया AK-47 प्रेम प्रकाश की नहीं है, बल्कि प्रेम प्रकाश के जानकार सिपाही बारिश की वजह से उनके घर AK-47 रखे गए थे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन ने दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया। छापेमारी के दौरान प्रेम प्रकाश के घर ईडी को AK-47 मिली थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे। देखिए, ईडी ने ये 2 AK-47
कल जब्त की थी। लेकिन अब जो रांची पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि देखिए ये 2 AK-47 दरअसल प्रेम प्रकाश की नहीं है, ये उन्हीं के सिपाहियों की है। बारिश की वजह से उन्होंने वहां पर रख दी थी और अब रांची पुलिस की तरफ से ये बयान जारी किया गया। हालांकि प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन ये कल 2 AK-47 प्रेम प्रकाश की अलमीरा से मिली थी। गृह मंत्रालय ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर आशंका जताई कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए राज्य में गैंगवॉर छिड़ सकता है। करीब 3 महीने पहले 29 मई को पंजाब के मानसा में मूसेवाला की दिन दहाड़े गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई थी। और जांच एजेंसियों ने यह दावा किया था कि मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर मौत के घाट उतारा गया। इसके बाद बम्बीहा गैंग, नीरज बवाना गैंग, गैंगस्टर भूपी राणा और टिल्लू ताजपुरिया समेत कई दूसरे गैंग ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया था। और अब गृह मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी लिखकर पंजाब के डीजीपी को आगाह किया गया कि कोर्ट में पेशी के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया पर हमला हो सकता है। मतलब ये कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए दूसरे गैंग के लोग पुलिस कस्टडी में ही दोनों का कत्ल कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो पंजाब में गैंगवॉर छिड़ जाएगी, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की एक और खेप सड़कों पर उतारी गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में 97 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस ने वीजा धोखाधड़ी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक राज्य स्तर का कबड्डी खिलाड़ी, दूसरा पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी और तीसरा गायक है। आरोप है कि ये लोग विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। यूपी के लखनऊ में सलमान खान की तरह दिखने वाले आजम अंसारी नाम के आदमी ने रेलवे ट्रैक पर एक वीडियो शूट किया, जिसके बाद अब आरपीएफ ने केस दर्ज कर लिया। और अब खबर रूस के मॉस्को से, जहां पर उत्तरी मॉस्को में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी देखने को मिली। हालांकि गोदाम में आग लगने के बाद काफी देर तक धुएं का गुबार नजर आया। हालांकि आग किस वजह से लगी, इस बारे में अभी तक किसी को जानकारी नहीं, लेकिन मॉस्को में एक गोदाम में भीषण आग लगी, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तरी मॉस्को में ये भीषण आग की तस्वीरें, जहां देखिए सिर्फ धुएं का गुबार जो है वो साफ तौर पर नजर आया। पटना में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के घर पर सीबीआई ने छापा मारा, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। सुनील सिंह को लालू प्रसाद यादव के परिवार का करीबी माना जाता है और उनके घर पर सुबह सुबह पड़ी रेड ने बिहार की सियासत में उबाल ला दिया। जैसे ही सीबीआई की उनके घर पर रेड शुरू हुई, सुनील सिंह के समर्थक घर के गेट के बाहर इकट्ठा होने लगे। ये लोग पोस्टर लेकर वहां धरने पर बैठ गए। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं जो आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता हैं घर के बाहर अभी हंगामा कर रहे हैं। घर के बाहर समर्थकों ने शोर मचाया और घर की बालकनी से सुनील सिंह ने रेड के दौरान वो अपनी बालकनी में आए और वहीं से अपना गुस्सा दिखाया। सुनील सिंह को लालू प्रसाद यादव के परिवार का खास माना जाता है और उनके घर पर उसी दिन छापा पड़ा जिस दिन विधानसभा में नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होना था। आरजेडी ने इसी बात का जिक्र किया। उसने रेड की टाइमिंग पर खुलकर सवाल उठाए और अपनी बालकनी से तमतमाते हुए सुनील सिंह ने खुलकर ये बात बोली। 100% जानबूझ करके, कोई मतलब नहीं है इसका। सुनील सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाले उनके समर्थकों ने भी उनके सुर में सुर मिलाया। केंद्र सरकार सीधा सीधी टारगेट लिए हुए है जब से तेजस्वी जी की सरकार बनी है। रेड के बाद एमएलसी सुनील सिंह को हिरासत में ले लिया गया। यही नहीं, बवाल बढ़ने के बाद सीआरपीएफ के और जवानों को भी बुलाया गया। सुनील सिंह जून 2020 में आरजेडी के एमएलसी चुने गए थे और वो बिहार में आरजेडी के कोषाध्यक्ष भी हैं। यूं ही नहीं कहा जाता कि वो लालू प्रसाद यादव परिवार के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल हैं, जिसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राबड़ी देवी हर साल उन्हें रक्षाबंधन पर राखी बांधती हैं। और इसी वजह से आरजेडी ने सुनील सिंह के घर पर छापे को सियासी बदला बताने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने आरजेडी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। भ्रष्टाचार के लिए ना तो कोई कुंडली है, तो जन्म टिप्पण बनता है, तो उसके लिए कोई तिथि निर्धारित होने का सवाल ही नहीं उठता। संजय राउत के करीबियों की मुश्किलें बढ़ गईं। मुंबई पुलिस ने कोविड केयर सेंटर में घोटाले के आरोपों पर संजय राउत के करीबियों पर केस दर्ज कर लिया। मुंबई के एक बड़े होटल को उड़ाने की धमकी देने के 2 आरोपियों को गुजरात के वलसाड से पकड़ लिया गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में आपसी झगड़े में एक कैदी की मौत हो गई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से, जहां पर कटरा में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। आधी
थी। रात को करीबन 12 बजे आए भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। पिछले 3 दिन में जम्मू प्रांत के जिला डोडा, किश्तवाड़ और माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर कटरा में 9 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें 3 बार सिर्फ कटरा में हल्के झटके महसूस किए गए। तो वहीं पिछले 3 दिनों में डोडा और किश्तवाड़ में 6 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब दौरे के वक्त सुरक्षा में चूक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा। दरअसल इसी साल जनवरी में पंजाब दौरे पर जब पीएम मोदी गए थे, उस वक्त करीब 20 मिनट पीएम मोदी का काफिला रुका हुआ था। सुरक्षा में चूक मामले में जांच के लिए जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में जांच समिति गठित की गई। मध्य प्रदेश में आसमान से इतना पानी बरसा कि हाहाकार मच गया। राज्य में हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई इलाकों में बाढ़ से मची तबाही थमने का नाम लेती दिखाई नहीं दे रही। वहां पिछले 2 दिनों से 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया, लेकिन कई इलाके अभी भी बुरी तरह से जूझ रहे हैं। इनमें आगर मालवा जिला भी शामिल है, जहां बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं कि सतर्कता बरतने को तैयार नहीं। इसी का नतीजा रहा कि एक ट्रक पलट गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि नदी के ऊपर बने पुल पर जबरदस्त पानी बह रहा है, जिससे रास्ता पार करना खतरनाक भी है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी वो ट्रक ड्राइवर आगे बढ़ा, लेकिन पुल पर पानी का कब्जा होने की वजह से वो संतुलन नहीं बना पाया। यही वजह रही कि काफी कोशिश के बाद भी गेहूं से भरा वो ट्रक पलट गया। हालांकि इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और उसके साथ मौजूद शख्स की जान बाल बाल बच गई, लेकिन उन्हें ट्रक पलटने से चोटें आई। आगर मालवा की ही तरह खरगोन में भी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। और ऐसे में ओंकारेश्वर बांध के 23 गेट और इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोलने से नर्मदा नदी में पानी बढ़ गया और उसके आसपास के इलाकों में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। बताया जा रहा है कि नर्मदा नदी इन दोनों बांधों के गेट खोले जाने के बाद से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए नदी पर बने पुल से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। साथ ही नर्मदा में चलने वाली नावें भी खतरे को देखते हुए नदी किनारे खड़ी दिखी। इस बीच इलाके के कुछ नेताओं ने नर्मदा नदी के घाटों पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। तो प्रधानमंत्री ने पंजाब और हरियाणा को बड़ी सौगात दी। पंजाब के मोहाली में प्रधानमंत्री मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी वहां मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने अमृता अस्पताल के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। फरीदाबाद में ये अस्पताल माता अमृता आनंदमयी मठ की तरफ से बनवाया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की जनता पर अत्याचार का सिलसिला लगातार जारी है। अत्याचार के नए वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसा एक नया वीडियो सामने आया जिसमें तालिबान सरकार की निंदा करने पर एक आदमी की बुरी तरीके से पिटाई की जा रही है। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पैरों को बांधकर किस तरीके से कोड़े बरसाए जा रहे हैं। पीड़ित चीख रहा है, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं होता। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है, कब का है, ये पता नहीं चल सका। खबर है कि ब्रिटेन में बत्ती गुल होने का खतरा मंडराने लगा है और असल में युद्ध के बाद ब्रिटेन ने भी अपने सहयोगियों की तरह रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे, जिसका असर वहां रूस से होने वाली गैस की सप्लाई पर भी पड़ा। रूस की ओर से गैस की सप्लाई घटने से ब्रिटेन में ऐसा संकट पैदा हो गया कि बिजली के रेट आसमान छूने लगे और तेजी से बढ़ते बिजली बिल की वजह से वहां के रेस्टोरेंट और पब बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि सर्दियों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। असल में ब्रिटेन में जितनी बिजली तैयार होती है उसका 40% हिस्सा गैस से तैयार किया जाता है। लेकिन अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों से भड़के पुतिन ने यूरोप के कई देशों की गैस सप्लाई रोकने का मन बना लिया है और रूस से गैस नहीं मिलने की हालत में ब्रिटेन में बिजली संकट और गहराने के आसार दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में रूस ब्रिटेन को पूरी तरह गैस देना बंद कर देगा। और ऐसा हुआ तो पूरे ब्रिटेन की बत्ती गुल हो सकती है। फैक्ट्रियों, दुकानों और पब पर गैस और बिजली के रेट पहुंच से बाहर होने की वजह से ताले लग सकते हैं। वहीं अनुमान के मुताबिक घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस और बिजली का बिल भी अक्टूबर तक बढ़ चढ़कर $4000 से ज्यादा, मतलब भारतीय रुपयों में 3 लाख के पार पहुंच सकता है। जबकि अगले साल जनवरी तक इसके करीब $6000 यानी भारतीय रुपयों में 4.25 लाख तक के पहुंचने का अनुमान है।
और ये रकम करीब 1 साल पहले की कीमत से 3 गुना से भी ज्यादा होगी। और लोगों के सामने परेशानी ये है कि संकट के इस दौर में बोरिस जॉनसन सरकार चाहकर भी उन्हें राहत नहीं दे सकती, क्योंकि अगले प्रधानमंत्री के चुनाव तक उसके पास इसका अधिकार ही नहीं। दिल्ली में फैक्ट्री में हुए हादसे में एक की जान चली गई। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। अभिनेता मिलिंद सोमन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने योग और आयुर्वेद को देश में बढ़ावा देने के लिए उनकी तारीफ की। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के दूसरे दौर में लक्ष्य सेन ने 21-17 और 21-10 से जीत हासिल की। इसी के साथ वो टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राजस्थान के बारां में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। सामने आए वीडियो में दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया, जिसमें कई मकान और झोपड़ी डूबे दिखाई दिए। वहीं कई घंटों तक हुई जोरदार बारिश की वजह से काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी के किनारे बने शिव मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया, जिसकी वजह से दर्शन करने आए श्रद्धालु वहीं फंस गए। नीचे के गांव बहुत सारे इसमें डूब में आए हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है। बताया गया कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों में पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अभी भी कई गांवों पर खतरा बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उधर भारत में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान ने बैट हमले की खतरनाक साजिश रची। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों की घुसपैठ कराने और जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए पाकिस्तान ने एक साथ कई जगहों पर हमले की प्लानिंग की है। और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम को सौंपी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों को भारत में घुसाने के लिए बैट बॉर्डर के पास वाले इलाकों में एक साथ हमले की तैयारी में है। खासकर नौशेरा सेक्टर पाकिस्तान के निशाने पर है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में वहां 2 बार घुसपैठ की कोशिश हो चुकी है। हालांकि हर बार सेना के जवानों की तरफ से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, लेकिन सीमा पार से लगातार हो रही घुसपैठ की इन कोशिश के बाद सेना अलर्ट पर है, क्योंकि ये बात तो साफ है कि पाकिस्तान भारत में दहशत फैलाने के लिए तैयार बैठा है और वो दहशतगर्दों की मदद से बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में है। सूत्रों का कहना है कि बॉर्डर से लगने वाले इलाकों पर हमले के लिए पाकिस्तान के रावलपिंडी से SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप को खास तौर पर तैयार किया गया है और उस ग्रुप में शामिल आतंकियों को रावलपिंडी के ही मिलिट्री बेस में ट्रेनिंग भी दी गई। दावा किया गया कि ISI ने हमले के लिए जो टीम तैयार की उसमें लश्कर और जैश के आतंकी के अलावा पाकिस्तानी सेना के कमांडो और जवान भी शामिल हैं। ये भी बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में ट्रेनिंग के बाद इस टीम को खैबर पख्तूनवा में स्पेशल ट्रेनिंग भी करवाई गई। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने बैट को जम्मू के अखनूर सेक्टर, राजौरी के सुंदरबनी और नौशेरा के सेक्टर में तैनात किया है और बताया जा रहा है कि बैट जल्द ही इन इलाकों पर हमला बोल सकती है, जिसे लेकर सेना अलर्ट मोड पर है। असल में पाकिस्तान ने बैट यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम को भारत की सीमा में घुसकर 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में हमले के लिए तैयार किया है। जो रात के अंधेरे में चोरी छिपे भारत की सीमा में दाखिल होकर सेना के जवानों पर हमला करती है। सूत्रों का ये भी कहना है कि 250 से ज्यादा आतंकी हिंदुस्तान में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं, जो इस वक्त POK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के बंकरों में छिपे हैं। बताया जा रहा है कि इन दहशतगर्दों के लिए खाने पीने के सामान का इंतजाम भी पाकिस्तान की सेना की तरफ से किया जा रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख बाजवा के बीच जारी विवाद से ध्यान भटकाने के लिए ISI ने भारत को दहलाने की साजिश रची। अवैध खनन पर ED ने बड़ी कार्रवाई की। झारखंड और बिहार में अवैध खनन से जुड़े मामलों में ED ने दिल्ली, NCR और रांची समेत 17 जगहों पर छापेमारी की। दावा किया गया कि रांची में छापे के दौरान आरोपी प्रेम प्रकाश के मकान से 2 AK-47 भी मिली। बताया गया कि पुलिस गिरफ्त में आए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा और दूसरे आरोपियों से मिली जानकारी के बाद ये छापेमारी की गई। प्रेम प्रकाश के मकान से हथियार मिलने की खबर के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस पूरे मामले की NIA से जांच करवाने की मांग की। महाराष्ट्र के कई इलाके बारिश और बाढ़ की चपेट में है, लेकिन इन सब के बीच में नासिक के एक इलाके से ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। जहां पुल न होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। नासिक के मोराबादी इलाके के लोगों को बारिश के इस मौसम में जब ये नदी उफान पर है, ऐसे में भी नदी पार करके काम पर जाने को मजबूर है। पुल न होने की वजह से लोगों को सालों से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं,
तो उनको अपने खेत में जाने के लिए भी दिक्कतें और परेशानियों से जूझना पड़ता है। मोराबादी इलाके के करीब 3 गांव के सैकड़ों लोगों को इस नदी को रोजाना पार करना पड़ता है। स्कूली बच्चों को भी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। खबर है कि जंग की वजह से अमेरिका समेत यूरोप के देशों का बैन झेल रहे पुतिन की मुश्किल को ईरान दूर कर सकता है। कहा जा रहा है कि इसके लिए दोनों देशों के बीच एक प्लान भी तैयार हो चुका है, और प्लान ऐसा जिसमें दोनों देशों की चांदी हो जाएगी। माना जा रहा है कि पुतिन ने ईरान के साथ मिलकर बैन को बेअसर करने की रणनीति तैयार कर ली। पुतिन ने ईरान के साथ मिलकर ऐसी योजना तैयार की जो उन्हें प्रतिबंधों की मार से बचा लेगी, और दावा किया गया कि पुतिन ने इसकी सारी तैयारी तभी कर ली थी जब वो जंग शुरू होने के बाद पहली बार रूस से बाहर निकले थे। पुतिन ने जुलाई में ईरान की राजधानी तेहरान का दौरा किया था, और कहा जा रहा है कि तभी उन्होंने ये तय कर लिया था कि ईरान के साथ मिलकर वो रूस के ऊपर बैन के असर को खत्म कर देंगे, क्योंकि फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद से ही पश्चिमी देशों ने रूस पर कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसकी वजह से जंग के बीच पुतिन की परेशानियां बढ़ गईं। जैसे जैसे जंग लंबी खिंची, उनकी मुसीबतों में भी इजाफा होता गया। माना जाता है कि पश्चिमी देशों के तेल और गैस न लेने से रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है। कहा जा रहा है कि इसीलिए पुतिन ने प्लान बनाया कि वो ईरान के जरिए अपना तेल और गैस दूसरे देशों को भेजेगा। दावा किया गया कि इस प्लान पर काम करने के लिए रूस की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी गज़प्रोम के साथ दूसरी और कई कंपनियों के अधिकारी भी तेहरान पहुंचे थे। उनका ये दौरा पुतिन के दौरे के बाद हुआ था। वहीं ईरान के भी कई अधिकारियों ने मॉस्को का दौरा किया था, और कहा जाता है कि दोनों देशों में हुई बातचीत के बाद ईरान इस बात के लिए तैयार हो गया कि वो रूस के तेल को बैन के बाद भी दूसरे देशों तक पहुंचाएगा, जबकि रूस उसके देश में परमाणु पावर प्लांट में मदद कर ही रहा है, जिसके लिए अमेरिका से ईरान की तनातनी भी चल रही है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार बनाए, लेकिन रूस परमाणु तकनीक की मदद के लिए ईरान के साथ खड़ा है, और माना जा रहा है कि इसलिए ईरान बैकडोर से रूस का तेल बेचने की तैयारी में जुट गया। दावा किया गया कि इसके लिए ईरान कैस्पियन सागर के उत्तरी पोर्ट से रूस से तेल मंगाएगा, और उतना ही तेल अपने टैंकरों में भरकर पर्सियन गल्फ के रास्ते दूसरे देशों को बेच देगा, क्योंकि ईरान के तेल के निर्यात पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं। ऐसे में रूस उसके जरिए यूक्रेन से जंग के दौरान अपनी झोली भर सकता है, यानी पश्चिमी देशों के लगे बैन से बचाने के लिए ईरान रूस का संकट मोचक बन सकता है। एलजी ने दिल्ली में दंगा पीड़ितों को जल्द मुआवजा देने का आदेश दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने साल 2021 में पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले पर बड़ा कदम उठाया। इसके तहत उन्होंने हिंसा पीड़ितों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही मुआवजे के काम के लिए बनाए गए आयोग में 40 और लोगों की नियुक्ति कर दी। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की उस पुनर्विचार याचिका पर सुबह सुनवाई करेगी जिसमें उन्होंने ईडी को मिले अधिकारों को चुनौती दी थी। पिछले दिनों ही अदालत ने ईडी को गिरफ्तारी, तलाशी और चीजें जब्त करने के दिए गए अधिकार पर अपनी भी मुहर लगा दी थी। दिल्ली के किलोकरी इलाके में नकली मार्कशीट और डिग्री बनाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान में बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, और सबसे बुरे हालात बूंदी जिले के हैं, जहां कई गांव तालाब में तब्दील हो गए। इसके साथ ही हालात ऐसे बन गए कि कई घरों ने जल समाधि ले ली। जहां नजर घुमा वहां पानी ही पानी दिखा, मानो पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया, जिसमें कई लोग फंसे नजर आए। नदी से सटे खांगट गांव में बेतहाशा पानी भर गया, और जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चलती थी उस पर कई फीट पानी भर गया। वहीं कमर तक भरे पानी के बीच लोग जरूरत की चीज ले जाते नजर आए। एक बारगी तो ऐसा लगा कि नदी के बीचों बीच गांव बसा हो। जिनके घर पानी में डूब गए वो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, तो कुछ लोग पानी से बचने के लिए छत पर चढ़ गए। हालात देखकर अंदाजा लगाना आसान था कि आने वाले दिनों में लोगों को राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और अब लोग गाँव छोड़कर सुरक्षित जगह चले गए। हिंद महासागर में चीन की बढ़ते दखल से निपटने के लिए भारत ने भी नौसेना की ताकत को धार देना शुरू कर दिया है, जिसके लिए प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत 6 आधुनिक पनडुब्बियां तैयार करेगा, जिसे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। खबर है कि इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेन ने अपनी सबसे ताकतवर S80+ क्लास की पनडुब्बी की तकनीक साझा करने का ऑफर दिया, जिसे स्पेन ने समंदर में खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार किया है। साथ ही इनमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिसकी मदद से पानी के अंदर इसका पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। अपनी इसी पनडुब्बी की तकनीक की पेशकश करने जल्द ही स्पेन के प्रधानमंत्री भारत आने वाले हैं, और डील पर मुहर लगने के बाद भारत में ही S80+ क्लास की पनडुब्बी को तैयार किया जाएगा।
मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया मुहिम कामयाबी का एक और झंडा गाड़ेगी। क्योंकि एक बार स्पेन से तकनीक मिलने के बाद भारत भी उसकी S80+ जैसी खतरनाक पनडुब्बी खुद ही तैयार करना शुरू कर देगा और स्पेन ने इस क्लास की पहली पनडुब्बी S81 का इसी साल समंदर में परीक्षण शुरू किया है। इस क्लास की पनडुब्बी को AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस किया गया है, जिसकी वजह से पानी के अंदर इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि AIP सिस्टम लगाने के बाद पनडुब्बी को हफ्ते में सिर्फ एक बार ऑक्सीजन के लिए सतह पर आने की जरूरत पड़ती है। ये पनडुब्बी पानी की सतह पर 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो वहीं पानी के अंदर इसकी रफ्तार बढ़कर 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है और इस क्लास की पनडुब्बी एक बार में करीब 8000 किलोमीटर की रेंज में गश्त लगा लेती है और साथ ही एक बार में ये पनडुब्बी 30 से 55 दिनों के अंदर पानी में रह सकती है। इस पनडुब्बी का वजन करीब 3200 टन है, जबकि लंबाई का जिक्र करें तो 81 मीटर इसकी लंबाई है। टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को जेल भेजा गया। गौ तस्करी मामले में घिरे टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को आसनसोल की अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई ने सिलीगुड़ी समेत कई जगहों पर छापेमारी की। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल 45 स्थान की छलांग लगाकर 38वें नंबर पर पहुंच गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभमन को मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया। तो वही राजस्थान के धौलपुर से भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई, जहां भारी बारिश की वजह से बाढ़ में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। और इसी बीच धौलपुर के एक इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया उसमें सेना के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को नाव में बैठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाते दिखे। बताया गया कि कोटा बैराज से पानी छोड़ने से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से धौलपुर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बेरोजगारी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, जिनकी अगुवाई संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने की। और तेजस्वी की अगुवाई में प्रदेश भर से जुटे कार्यकर्ता बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने सीएम आवास की तरफ निकल पड़े, जिन्हें रोकने के लिए रायपुर की सड़कों को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। वहां लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाने के साथ ही टिन शेड की एक दीवार खड़ी की गई, लेकिन जोश से लबरेज कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पर चढ़कर टिन शेड की दीवार को गिरा दिया। इसके बाद वो लोग आगे बढ़े और लोहे के बैरिकेड्स को भी तहस नहस कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के साथ ही बेरोजगारों को हर महीने 2500 रुपए भत्ता देने का वादा किया था, जिसे पूरा न करने पर ये प्रदर्शन हुआ। कुर्सी खाली करो, जनता आ चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ बीजेपी के इस प्रदर्शन में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। लेकिन जब भीड़ काबू से बाहर नजर आई तो उन पर जबरदस्त लाठीचार्ज भी किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोट भी आई। सिसोदिया मामले में घमासान के बीच दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र होगा। शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति की एक बैठक हुई, जिसमें मनीष सिसोदिया और दूसरे विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाते हुए निंदा प्रस्ताव पास किया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान सुबह हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे, जहां वो ऊना में कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए वीवीएस लक्ष्मण को टीम इंडिया का मुख्य कोच बनाया गया। वो कोरोना की चपेट में आए राहुल द्रविड़ की जगह टीम की कमान संभालेंगे। मध्य प्रदेश में भी लगातार हो रही भारी बारिश के बाद नदियों में उफान है। मुरैना में भी चंबल नदी रौद्र रूप में बहती हुई दिखाई दी। चंबल के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चिन्नौनी, सबलगढ़, अंबाह, पोरसा, जौरा विकास खंड के 100 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। आलम यह है कि गांवों में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। मुरैना में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल लिया है। आनन फानन में सीएम शिवराज मुरैना पहुंचे और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। अनाज का, कपड़े लत्ते, बर्तन का नुकसान होता है तो उसकी भी सर्वे करके, क्षति का आकलन करके जनता की सहायता करेंगे। चंबल के गुस्से का सामना सिर्फ मुरैना की ही जनता नहीं कर रही है, बल्कि भिंड और श्योपुर जिले में भी चंबल नदी ने तांडव मचाया हुआ है।
खबर है कि लीबिया ने दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले MQ-9 रीपर ड्रोन को मिसाइल हमले में मार गिराया। अमेरिका का ये वो ड्रोन है जिसकी मदद से उसने 31 जुलाई को अल-कायदा के सरगना अल जवाहिरी को ढेर करने का दावा किया था। और अब खबर है कि लीबिया ने अमेरिका के उसी MQ-9 रीपर ड्रोन को आसमान में ढेर कर दिया। लीबिया का आरोप है कि अमेरिका का ये ड्रोन बिना इजाजत उसकी हवाई सीमा में गश्त लगा रहा था, जिसके बाद उसे बेंगाजी हवाई अड्डे के पास जमीन से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल से तबाह कर दिया गया। लीबिया की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान से एक ड्रोन जमीन पर तेजी से गिरता दिखाई दिया। इस दौरान उससे काले धुएं का गुब्बार निकलता नजर आया। चंद सेकंड के अंदर ही वो ड्रोन जमीन पर आ गिरा और जमीन से टकराते ही उसमें भीषण आग लग गई और थोड़ी ही देर में वो जलकर राख हो गया। लीबिया का दावा है कि अमेरिका का ये ड्रोन इटली के एक मिलिट्री बेस पर तैनात था, जो पिछले कुछ दिनों से लीबिया के आसमान में चक्कर काट रहा था। और इसी वजह से अमेरिका के इस MQ-9 रीपर ड्रोन को उड़ा दिया गया। हालांकि अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस और इटली इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये ड्रोन आतंक के खिलाफ अभियान में अमेरिका के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। करीब 1 महीने पहले ही अमेरिका ने इसी ड्रोन की मदद से अपने सबसे बड़े दुश्मन और अल-कायदा के सरगना अल जवाहिरी को काबुल में ढेर करने का दावा किया था। क्योंकि दुश्मनों का काल माने जाने वाला ये ड्रोन पलक झपकते ही सटीक निशाना लगाकर टारगेट को तबाह कर देता है। साथ ही ये उस स्टेल्थ तकनीक से लैस है जिसके इस्तेमाल से आधुनिक रडार और एयर डिफेंस सिस्टम चकमा खा जाते हैं। मतलब ये कि दुश्मन के संभलने से पहले ही अमेरिका का ये MQ-9 रीपर ड्रोन अपने टारगेट को ध्वस्त कर चुका होता है, क्योंकि ये ड्रोन सटीक हमले के साथ ही दुश्मन के ठिकानों की जासूसी और उनकी हरकतों पर नजर रखने में भी माहिर माना जाता है। इस ड्रोन पर 14 लेजर गाइडेड मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं और साथ ही MQ-9 रीपर ड्रोन दुश्मन से नजर बचाकर करीब 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता रखता है। ये ड्रोन एक बार में करीब 27 घंटे तक उड़ान भर सकता है और करीब 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। यही नहीं, तेज हवाओं के बीच भी ये ड्रोन करीब 1700 किलो वजन उठाकर उड़ान भरने की ताकत रखता है।